चलो जी, सबसे पहले आगे जी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका एक नाम और होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। हर कंसेप्ट के अंदर ना 4 या 5 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बिजनेस की एसेट्स अलग है वो अलग है और जो बिजनेसमैन की एसेट्स है वो अलग है, दूसरा पॉइंट। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, तीसरा पॉइंट। बट हमने जो अकाउंट्स बनाने, हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। इसी कंसेप्ट की वजह से मैं रोज बोलता हूँ कि मैं कौन हूँ? बिजनेस। वो इसी कंसेप्ट की वजह से होता है। टोटल 4 मेन बातें। सबसे पहली बात, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। बिजनेस की एसेट्स अलग है, बिजनेसमैन की एसेट्स अलग है। बिजनेस के अकाउंट्स अलग है, बिजनेसमैन के अकाउंट्स अलग है। आपने अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने? बिजनेस के। इसी कंसेप्ट की वजह से जो पैसा ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाया उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। और उसका इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। इसी कंसेप्ट की वजह से जो पैसा उसने पर्सनली यूज करके निकाला उसे क्या बोलते हो? ड्रॉइंग्स। और उसका इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है? इनकम। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल लिखना है और 4 पॉइंट लिखना है। इतनी बात लर्न होगी जी। चलो अब सेकंड प्रिंसिपल पे चलते हैं। सेकंड प्रिंसिपल आ गया मेरा मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट। ठीक है जी, मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट और भी इजी है। ये कहता है अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो इन टर्म्स ऑफ मनी है। अगर कोई भी एंट्री इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना, चाहे वो एंट्री बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। ये आपके पास इनडायरेक्ट वे में पेपर में पक्का आएगा। मतलब ये क्या कह रहा है? अकाउंट में सिर्फ वही बातें लिखनी जो इन टर्म्स ऑफ मनी है। जो भी इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, चाहे वो बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे हमारे मैनेजर की डेथ होगी, क्या इसकी एंट्री बनाना पॉसिबल है? तो कैसे लिखेंगे? ठीक है जी, कोविड ने हमारे बिजनेस में इंपैक्ट डाला, एंट्री बनाना पॉसिबल है? नहीं। इफेक्ट तो हुआ ना। तो जिन चीज़ों की एंट्री नहीं बनती, जो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। बस 2 बातें, सिर्फ वही एंट्री रिकॉर्ड करनी जो इन टर्म्स ऑफ मनी है, चाहे कोई भी एंट्री बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। तीसरी बात, गंदा सा एग्जाम्पल, डेथ ऑफ द मैनेजर या स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। तीसरा आ गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये मान के चलता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, इट इज गोइंग टू रन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी कंसेप्ट की वजह से कभी कभार तुमने देखा हो बिजनेस के साथ लिखा होता है सिंस दिस डेट, लिखा होता है ना, जैसे मिठन स्वीट्स के बाद लिखा हुआ है सिंस 1890। मतलब वो ये क्या दिखाने की कोशिश करें कि हम 1890 से मिठाइयाँ बेच रहे। उसका पर्पस क्या है? ताकि लोगों का हमारे पर विश्वास बन सके कि सर हम बहुत पुराने, हम आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या मान के चलता है? आवर बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा, लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगे, लोग उसको गुड्स उधार पे देंगे, बैंक भी लोन उधार पे देगा, लोग पैसा भी उधार पे देंगे। अगर एक बंदा ऐसा है जो हर रोज अपना बिजनेस बदल लेता है, क्या कोई उसको लोन देगा? कहेंगे तो चोर है, आज ये खोल रहा है कल कोई और बिजनेस खोल लेगा। तो यहाँ पर क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी है? आवर बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लोग हमारे साथ क्या करने आते हैं इसी की वजह से? कॉन्ट्रैक्ट। लोग हमें गुड्स और सर्विस उधार पे देते हैं और हमें लोन भी मिलता है। नहीं तो अगर आपका बिजनेस ही ना हो, आपका बिजनेस शॉर्ट रन है, क्या आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे? दुकान लोगे, फैक्ट्री लोगे? तुम्हें पता नहीं, मैं हर रोज अपना बिजनेस बदलता हूँ। तुम कहोगे मैं फैक्ट्री क्यों लूँ, मैं किराए पे ले लेता हूँ। हम असेट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन तक चले, ताकि हम उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर पाए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये तो सबको पता होगा। अकाउंटिंग पीरियड कब से लेके कब तक स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये क्या है? अभी देखो गोइंग कंसर्न ने क्या बोला? हमारा बिजनेस ना लॉन्ग रन तक चलेगा। तो हमें हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस तब पता लगता है जब हमारा बिजनेस बंद होता है। तो क्या मैं वेट करूं कि मेरा बिजनेस बंद हो उसके बाद मैं कोई करेक्टिव एक्शन लूं? नहीं। तो हमने क्या किया? हमने बिजनेस की पूरी लाइफ को 12 महीने में डिवाइड कर दिया। हर 12 महीने को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। ये कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल और कब एंड होता है? 31 मार्च। मतलब ये वही स्कीम है जो स्कूल वाला फॉलो कर रहा है। स्कूल वाला ईयर के एंड में बताता है बच्चा पास है या फेल है, उससे पहले तो नहीं बताता। ठीक है जी। बट क्या स्कूल वाला सीधा एंड में बताता है कि वो फेल हो रहा है? नहीं। उसने आपकी पूरी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। पहले यूटी लेने के घर पे फोन करके बोल देता है जी आपका लाल फेल हो रहा है, फिर हाफ ईयरली, फिर बोल देते हैं फेल हो रहा है। भाई कोई करेक्टिव एक्शन ले लो, पढ़ लेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो एंड में क्या होगा? पूरा फेल हो जाएगा, क्लास रिपीट करना पड़ेगा। सेम बिजनेस के साथ ना हो। तो हम बिजनेसमैन को हर 1 साल के बाद बताते हैं कि लो सर 3 महीने का क्वार्टर एंड हुआ, प्रॉफिट लॉस निकालो, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कुछ काम करो, कोई करेक्टिव एक्शन लो, कॉस्ट कम करो तो प्रॉफिट बचेगा। इस वजह से अगला आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट है। ये कहता है हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी एसेट्स को उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं जिस पे खरीदा हुआ है। मार्केट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है।
मार्केट वैल्यू ना रेगुलर बेसिस पे चेंज होती है, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करें? फॉर एग्जाम्पल समझना, मैंने 2010 में कोई लैंड लिया 10 लाख रुपए का, आज 2024 में इस लैंड की वैल्यू कितनी होगी? कम से कम 1 करोड़ तो होगी। क्या मैं अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जिस कॉस्ट पे आपने लिया आपने उसी पे रिकॉर्ड करना है, आपको मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी। मेरी बुक्स में अभी भी कितनी वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है? 10 लाख। मैं मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इसके पीछे के 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, मार्केट वैल्यू बड़ी मुश्किल है जज करनी। तुम्हें कैसे पता लगेगा प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? अखबार में थोड़ी लिखाता है कि यार इस गली का रेट ये रहेगा, गोल्ड का तो लिखाता है। दूसरी चीज, मार्केट वैल्यू डिटरमिन कौन करता है? प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने डील तो डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्केट वैल्यू ना विद द टाइम चेंज होती रहती है। आज सीधा 1 करोड़, सीधा 10 लाख से 1 करोड़ नहीं हुई, पहले 10 लाख से 20 लाख हुई होगी, फिर 30, फिर 40, फिर 50। क्या रोज बुक्स में एडिटिंग करूँ कि लो जी आज वैल्यू बढ़ गई? कैसे करूँगा? इस वजह से हम वही वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे जिस पर हमने लिया हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, या इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। क्या जी कहता है? हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? 2 साइड पर। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है जी। इसी कंसेप्ट के फॉर्मूला क्या है? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और एक एग्जांपल लिखा रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कौन कौन से 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ गया? गुड्स और कैश। गुड्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बस 3 बातें लिख के आनी। एक मीनिंग, एक आपने क्या लिखना है? फॉर्मूला। तीसरा आपने क्या लिख के आना है? एग्जाम्पल। आसान है। चलो नेक्स्ट, ये मैचिंग कंसेप्ट बाद में कराऊंगा, उससे पहले नेक्स्ट वाले पे जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर नाम से ही समझ में आ रहा है, कह रहा है आपको अपने अकाउंट्स में सारी बातें डिस्क्लोज करनी है जो इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन जो लोगों के लिए जानने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज कैसे करना है? या तो बैलेंस शीट में लिख दो, अगर बैलेंस शीट में जगह ना तो इन दी वे ऑफ फुट नोट्स लिखो। जैसे इकोनॉमिक्स में नहीं बनाते फुट नोट्स, नीचे बनाते थे हिस्टोग्राम के, ये ऐसे फुट नोट्स में लिखते हैं। ये सेम काम आपका स्कूल वाला भी करता है। स्कूल वाले के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? ये बताना कि भैया वंश के इतने नंबर है। ठीक है जी, वो तो इंपॉर्टेंट है ना इन्फॉर्मेशन। पर स्कूल वाला इसके अलावा और बड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें सोचता है कि हाँ जी वंश हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस खो-खो, इसमें फर्स्ट आ गया, एग्जाम्पल है ना। ठीक है जी, इस डिबेट कॉम्पिटिशन में सेकंड आ गया। सारी नीचे बातें लिखता नहीं है कि ताकि माँ बाप अगर इसको गाली दे रहे हो कि भाई तेरे नंबर कम है, क्योंकि अगर देखो एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी में मैंने अच्छा पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो फुल डिस्क्लोजर है जिससे माँ बाप का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा कि इसको पढ़ाना या नहीं पढ़ाना। वो हर एक बात वो अपनी रिजल्ट शीट में डाल देते हैं। ऐसी सेम कंपनी वाला भी करता है, हर एक चीज़ बैलेंस शीट में लिख के आता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो एक चीज़ लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है? बड़ी सी गाली है पहले तो वो। पहली बात, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ अराइज होगी या नहीं होगी। इट अराइजेज ऑन अ हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने सपोज श्रेय से पैसे लेने थे, श्रेय ने पैसे देने से मना कर दिया, मैंने इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया। अब इंडिया में कोर्ट केस करेंगे तो पता नहीं कितने साल तक चलेगा। श्रेय से पैसे लेने का पता श्रेय के बच्चे देने आए, इतना टाइम है, ये तो 20-25 साल तो नॉर्मल है कोर्ट केस चलना। तो 20-25 साल तक की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहाँ लिखूंगा? बैलेंस शीट में कि भैया मेरा और श्रेय का कोर्ट में केस चल रहा है, कोई भी जीत भी सकता है कोई हार भी सकता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ लिखते हैं? इन दी वे ऑफ फुट नोट्स। इसकी वजह से शो कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अगला आ गया कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी वर्ड निकाला कंसिस्टेंट से। कंसिस्टेंट मतलब सेम। कह रहा है आपको एक काम करने के बड़े सारे तरीके हैं, पर जो भी आपने एक तरीका फॉलो कर लिया वो थ्रू आउट दी लाइफ फॉलो करना है। रोज के रोज मेथड नहीं बदलने। अगर आपने रोज के रोज मेथड बदले आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सेम बात स्कूल वाला भी इंप्लीमेंट करता है, कहता है रोज के रोज तुमने सब्जेक्ट नहीं बदलने, जो भी सब्जेक्ट लिया उसको 2 साल पढ़ो। ये नहीं कि आज मैं फिजिकल पढ़ के देख लूँ, कल मैं पेंटिंग पढ़ के देख लूँ, फिर मैं मैथ्स पढ़ के देख लूँ, फिर छोड़ दूँ कॉमर्स ही छोड़ दूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी एक सब्जेक्ट लिया उसको थ्रू आउट दी लाइफ पढ़ना है। यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी में यही बात कर रहा है कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपने क्या करना है? हमेशा थ्रू आउट दी लाइफ कंसिस्टेंसी वाले में क्या चीज करनी है? आपने हमेशा एक ही मेथड फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉक की कैलकुलेशन करने के 2 मेथड है, एक लीफो और एक फीफो। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मानो किसी का गोल्ड का काम है, सोना खरीदते हैं, एक दिन सोना लिया 50,000, फिर लिया 46, अगले दिन रेट हो गया 54। किस रेट पे बेचो? 50 पे, 46 पे, 54 पे। ठीक है जी। हर एक बंदे का अलग सिस्टम है। अगर कोई लीफो फॉलो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले लास्ट रेट पे माल बेचेगा। फीफो फॉलो कर रहा है तो कौन से रेट पे बेचेगा? फर्स्ट रेट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी लास्ट रेट पे है उसके हिसाब से बेच दो। फीफो में क्या, जो फर्स्ट रेट पे है उसके हिसाब से बेच दो। तो आपने एक ही मेथड करना है। ये नहीं कि आज 40 के हिसाब से बेच दो, कल 45, कल 50, हर रोज मेथड पलटी मारते हो।
पलटी नहीं मारनी, एक जगह स्टिक रहना। अगला आ गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये तो पक्का आना, इसकी तो पर्ची बना लेना, क्वेश्चन पेपर में नाम भी मत लिख के आना, सीधा ही आंसर लिखाना, इतना इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या कह रहा है, चाहे आप ये कह रहे हैं जितने भी फ्यूचर के लॉस हैं उसको हम आज ही अपना लॉस मान लेते हैं, बट जितने भी फ्यूचर के गेन है हम उसको अपना गेन नहीं मानेंगे। एक्चुअली दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये ना आप लोग भी करते हो, जैसे ही पेपर दे के आते हो, मानो पेपर खराब भी हुआ, हल्का बहुत भी खराब हुआ, घर आते ही रुला पाते हो, बहुत खराब हुआ, बहुत खराब, फेल हूँ फेल हूँ फेल हूँ, तो क्या होगा, मम्मी ने जो गाली रिजल्ट वाले दिन देनी थी उसकी जगह आज ही दे देगी, ठीक है जी। रिजल्ट वाले दिन अगर पेपर सही नंबर आ गए तब तो कुछ नहीं होएगा, और अगर कम आए तो क्या बोलोगे, पहले से बोला हुआ था। मतलब आपने उस फ्यूचर के लॉस को आज ही लॉस मान लिया ना, यही फॉलो नहीं करते। उसके बाद अगर गेन हो गया तो बहुत बड़े, सेम बिजनेसमैन भी करता है, बिजनेसमैन को भी लगता है जो भी लॉस फ्यूचर में ना उसको मैं आज ही अपना लॉस मान लेता हूँ, आज ही झेल लेता हूँ, क्या पता कल झेलने की हिम्मत पड़ी हो या ना पड़ी हो। हाँ वो बात अलग है। अगला आ गया प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी फुल डिस्क्लोजर से उल्टा है। मटेरियलिटी कहता है आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको या तो छोड़ दो या तो वीड आउट कर दो या मर्ज कर दो। ये सीबीएसई वाला बड़ा अच्छा फॉलो करता है। जैसे कभी तुमने ध्यान दिया, जब तुम्हारा स्कूल वाला रिजल्ट निकालता है, दे भाई PA1 के नंबर, फिर PA2 के, फिर हाफ ईयरली, फिर फाइनल, फिर पता नहीं अगड़ा बगड़ा, पूरी जन्म कुंडली सी छाप देते हैं। क्या माँ बाप को समझ में आता है उसमें? और बोर्ड का रिजल्ट कितना सिंपल आया, सिर्फ बंदे का नाम लिखा ऊपर, नहीं बंदे के 5 सब्जेक्ट, नीचे लिख दिया पास। क्या उसने तुम्हारे हाफ ईयरली के नंबर दिखाए, प्री बोर्ड के नंबर? ये सिंपल कह रहा है जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको लिखो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। क्या करना है, क्या माँ बाप को फर्क पड़ रहा है कि नीव के हाफ ईयरली में इतने थे, बोर्ड में इतने? उनको तो किससे खुशी है, हाँ भाई बच्चे के बोर्ड में 90% आ गए, हम तो खुश हैं, जो भी पिछला रिजल्ट है भाड़ में जाने दो। सिमिलरली बिजनेसमैन को भी ज़्यादा उलझाना नहीं है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लिखो जो अप टू दिमाग है, जो भी अप टू दिमाग नहीं है उसको मत लिखो। जैसे ध्यान देना, क्या बिजनेस के लिए ये जरूरी है उसके बाद 2 रुपए के पेन पड़े हैं, 4 रुपए की पेंसिल है, 6 रुपए के इरेजर है? नहीं है ना इंपॉर्टेंट। छोटे होते ही सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि हाँ उसने मेरा पेंसिल ले ली, मम्मी पास जाके रोते भी थे। और बड़े होकर हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, अब रोज ही पड़ोसी से मांग रहे थे पेन दे दे भाई। तो ये मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी फर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट है लिखो, जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मत लिखो। मानो एक बहुत बड़ी कंपनी है मारुति, उसका 500 रुपये का कोई बंदा स्टेशनरी का सामान उठा के ले गया, क्या वो लिखेगा उसके लिए? एक छोटी सी दुकान है बेचारे का, 500 का सामान चोरी हो गया, वो तो लिखेगा ना। तो जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखो, जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मत लिखो। मटेरियलिटी ये कहता है, ठीक है जी। अक्रूवल कंसेप्ट, इस पर तो हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया। क्या कहता है, 1 साल के अंदर होने वाली सारी एंट्री रिकॉर्ड करो, चाहे कैश पे हो रही है चाहे क्रेडिट पे हो रही है। 1 साल के अंदर सारी एंट्री रिकॉर्ड करनी, चाहे कैश में हो रही है चाहे क्रेडिट में हो रही है। इसी की वजह से हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, इसी की वजह से हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, ये सिंपल सी बात कहता है, 1 साल आपका कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, खत्म कब होएगा, 31 मार्च। इसके बीच में जितनी भी एंट्री हो रही है, जो भी पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी 1 साल के अंदर हुआ है, हर चीज को रिकॉर्ड करो। पैसा गया तो भी, नहीं गया तो भी। तभी हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, हम याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको माइनस कर रहे थे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे अगले साल की हैं, तो हम उसको अगले साल वाले में डाल के दिखा देते हैं, मतलब इस साल में उसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसी वजह से। नेक्स्ट आ गया मेरे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये नया है बट पेपर में पूछ लेता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता था, सेल। जो भी पैसा सेल ऑफ द गुड्स से मिलता है उसको कब लिखा जाए, कह रहा है अगर 1 साल के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी गुड्स बिके उन सबको रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला, इट शुड बी रिकॉर्डेड। इसके 3 एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान देना। सपोज अब नीव को ना मैंने 50,000 रुपये गुड्स बेचे इसी ईयर के बीच में, और नीव भाई ने मुझे 50,000 रुपये दे दिए, क्या ये मेरी सेल है? यस, सेल है, पैसे गए भी सही और गुड्स गए भी सही और पैसा आ भी गया, तो इसको रिकॉर्ड कर लिया। दूसरे केस में मैंने वंश को 1 लाख रुपए गुड्स बेचे, वंश ने कहा सर उधार पे दे दो, अगले साल पैसे दूंगा, मैंने इसको गुड्स दे दिए, तो क्या ये मेरी सेल है? यस, सेल मानी जाएगी, गुड्स उधार पे बिके। अगले केस में ठीक है जी, मेरे को सपोज श्रेय ने क्या दिया, सर 5 लाख के गुड्स का एडवांस पकड़ लो, क्या मैंने गुड्स बेच दी उसको? जब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी ना तब तक वो सेल्स नहीं है। फर्स्ट केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, सेकंड केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, पैसा आया या नहीं आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस केस में ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एडवांस आया। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तब तक आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये आ गया वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट।
ये कहता है कि आपको अकाउंट में कुछ भी लिखना है, आपके पास उसका सबूत होना चाहिए, प्रूफ। जैसे सरकार नहीं करती, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, यहाँ पर भी प्रूफ है। अगर आपके पास प्रूफ है तो लिखो, प्रूफ नहीं है तो मत लिखो। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो, प्रूफ है कि एंट्री किस में हुई है, कैश में। इनवॉइस किसका प्रूफ है, एंट्री किस पे हुई है, क्रेडिट में। ये इसी में लिखते हैं। एक लास्ट मेरा कंसेप्ट बच गया था, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट सेम अक्रूवल कंसेप्ट का भाई है। ये क्या कहता है, एक साल के अंदर होने वाली सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करो। एक सेकंड बस, एक साल के अंदर होने वाली सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैश गया है या नहीं गया, बस ये मेन बात जो कहता है जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया उसको कमाने के लिए जितना भी पैसा खर्च हुआ है, जो भी कॉस्ट है एक्सपेंसेस है, दोनों को मैच करना है, तभी आपको आपका एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। सॉरी जी, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, वैल्यू का कम होना। ये वैल्यू क्यों कम हुई, क्योंकि मैंने गुड्स बनाए, गुड्स बनाने से मुझे क्या मिला, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितने भी खर्चे हुए आपको सारे रिकॉर्ड करने हैं। डेप्रिसिएशन की जेब से पैसा नहीं गया, बट फिर भी वो मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया। सेम मैचिंग कंसेप्ट के सेम अक्रूवल कंसेप्ट के पॉइंट यहाँ चिपका के आए। बस भाई सारे कंसेप्ट हो गए।